सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप। तो यहाँ पर देखिए हम फिर दोबारा एक और बार आपके साथ हाजिर हैं और यहाँ पर बात कर लेने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा जितने भी इम्पोर्टेंट है केवल और केवल वो और प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी करेंगे यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर पूरी की पूरी व्याख्या देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि बराहमीर कौन था। ठीक है, कौन है या कौन है, ठीक है कौन था। ठीक है, तो प्रख्यात जो ज्योतिषाचार्य थे ना बराहमीर, तो वो कौन से युग के थे उस समय पे, गुप्त के थे। ठीक है, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए कि गुप्त के थे, किसके थे वो, गुप्त के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर क्या है कि उन्होंने जो प्रमुख रचना थी इनकी कौन सी थी, ब्रज जातक थी ना। और फिर उनके जो है ग्रह नक्षत्र इन सभी पर विचार करते थे। ठीक है, तो इनकी जो अन्य रचनाएं क्या कौन सी, ब्रह्म संहिता, लघु जातक और पंच सिद्धांतिका। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। अगर आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए बच्चा बच्चा जानता है किसने किया। तो यहाँ पर आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, बीज गणितीय गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे ये। ठीक है, बहुत सारे लोगों को गणितज्ञता का तो पता है लेकिन खगोल शास्त्री का नहीं पता। तो ऐसे में बीज गणित सूत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, और भारत के प्रथम उपग्रह का नाम उसके नाम पर रखा गया था, है ना। और आर्य भट्ट जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हर्ष चरित्र की बात कर लेता हूँ। तो हर्ष चरित्र भाई साहब किसकी रचना है, इसके लेखक कौन थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि थानेश्वर के राजा थे, कौन से, को राजा हर्षवर्धन। ठीक है, तो उनके जो राजकवि थे तो वो कौन थे, बाणभट्ट। तो उन्होंने कौन सी आपका हर्षचरित्र की रचना करी थी ना। फिर चीनी यात्री जब 630 में, कब से 630 से 640 में हिंगसांग आए थे। ठीक है, किसके शासनकाल में आए थे ये भी पता पड़ गया हमें यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो हिंगसांग आए थे, तो ये कौन से राजा हर्षवर्धन के में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 643 में जो है इन्होंने जो है हर्षवर्धन ने लगभग 643 में, कब, ठीक है, कन्नौज में और प्रयाग में दो विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, बाणभट्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। तो यहाँ पर कहता है कि अलवर संतों का आविर्भाव आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था। तो आविर्भाव जो है किस राज्य में हुआ था। तो देखो दोस्तों, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है 7वीं शताब्दी के बाद में कहाँ पे हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी। और अलवर जो था कहाँ, कौन सा था, कौन सा संप्रदाय था, वो था वैष्णव संप्रदाय के जो अनुयायी रहते थे ना वहाँ पर। और नए नार में शैव संप्रदाय के रहते थे। ठीक है, तो उस हिसाब से याद रखिएगा, तो तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं। लिच्छवी दोहित्र की बात करूं तो ये शब्द का अर्थ क्या होता है, लिच्छवी की बेटी का बेटा, है ना, लिच्छवी की बेटी का बेटा। ठीक है, इसका अर्थ होता है। तो इसमें क्या है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति में उन्हें लिच्छवी आपका दोहित्र, है ना, के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इलाहाबाद में जो प्रशस्ति हुई थी ना, और उसमें क्या है, उनके पिता चंद्रगुप्त ने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था ना, इसलिए, है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, इस तरह हिसाब से याद रखिएगा। नेपोलियन, अगर भारत के नेपोलियन की बात करूं तो बच्चा बच्चा जानता है साहब कि 335 से, देखिए 335 से लेके 375 एडी। ठीक है, 335 से लेके 375 एडी, साथ साथ इसमें पूरी की पूरी व्याख्या बता रहा हूँ आपको। इनको क्या है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता था। गुप्त वंश के पराक्रमी शासक थे ना ये, तो ये कौन थे, समुद्रगुप्त थे ना। तो इनको जो है क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था भारत का नेपोलियन। अब इन्होंने क्या है, इनके नाम के इतिहासकार विसेंट स्मिथ द्वारा दिया गया था इनका नाम। ठीक है, नाम का नाम जो है ना, ये नाम इतिहासकार जो थे ना विसेंट स्मिथ, उनके द्वारा दिया गया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से उनके महान सैन्य विजय अभियानों पर प्राप्त जानकारी के आधार पर ही स्मिथ ने उन्हें क्या यह नाम दिया था, है ना, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, गुप्त काल शासक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था। तो देखो ये किया गया था आपका रुपया का, है ना। तो ये क्या था,
तो रुपया का जो है रूपक, सिक्कों को जो है रूपक कहा जाता था ना, गुप्त काल के जो है जारी जितने भी चांदी के सिक्के थे। और ये सिक्के जो है कहाँ के, उज्जैन के जो है शक शासकों के सिक्कों के अनुरूप थे। ठीक है। हालांकि मैं एक बात बताऊं आपको, चीनी जो विद्वान थे, कौन, फायान, तो उनके अनुसार क्या है, गुप्त काल में जो है कौड़ियाँ विनिमय के साधन जो है उस सामान्य साधन के रूप में प्रयुक्त होती थी। कौड़ियाँ बोलते हैं ना, कौड़ियों के भाव, तुम्हारी तो कौड़ियों की औकात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो उस समय पे जो है रुपया का हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन का समकालिक दक्षिण भारत शासक कौन था? तो ये देखो, ये था आपका हर्षवर्धन की बात आ रही है। तो हर्षवर्धन कहाँ कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 606 से 647 ईस्वी तक। ठीक है। अब मैं बात करूं, और पुलकेशिन, पुलकेशिन कब से कब तक रहे थे? पुलकेशिन की बात करेंगे द्वितीय की, तो ये कब से कब तक रहे थे पुलकेशिन द्वितीय? ये रहे थे आपके, ये दूसरा वाला जो है, ये रहे थे आपके 610 से कब, 642, है ना, क्षमा करिएगा मित्रों, एक मिनट, 610 से 642, ध्यान रखिएगा ना, ऐसे ही ध्यान रखिए थोड़ा सा, 610 से 642, जो कि कौन रहा था? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। तो इसमें क्या था दोस्त, इसमें मैं बताऊं, एक दूसरे के समकालीन थे। और एहोल का तो नाम सुना ही होगा, उसके अभिलेख थे ना, उसके अनुसार क्या था कि चालुक्य वंश के शासक जो है पुलकेशिन ने कन्नौज के शासक जो थे, कौन से, हर्षवर्धन, उनको नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस हिसाब से। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो देखो, चिरस्थायी योगदान की बात करूं तो यहाँ पे कौन था? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कन्नड़ काव्य के 3 कवि, कवि पंपा, पोन्ना और राणा। ठीक है, होता था कैलाश मंदिर। ठीक है, इस हिसाब से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर मैं बताऊँ थोड़ा सा, तो देखो, जो पश्चिमी चालुक्य थे ना, और उनके उत्तराधिकारी कौन, राष्ट्रकूटों के शासक काल के दौरान जो थे, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया था कि कन्नड़ साहित्य में अपनी पराकाष्ठा पर था उनके पूरा का पूरा ये। ठीक है। तो राजा जो अमोघवर्ष फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अमोघवर्ष फर्स्ट, ठीक है, तो उसने क्या किया था, स्वयं कन्नड़ रत्नों में से, कन्नड़ के जो रत्न थे ना वहां पर से, उनमें से एक थे। ठीक है। तो पन्ना वन्ना ये जितने भी हैं यहाँ पर जो हैं नाम दिए गए हैं, तो त्रिरत्न भी कहलाते थे ना ये, तो उस हिसाब से याद रखिएगा। ठीक है। आगे अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे, उन जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, अभी मैंने बात की थी ना ऐहोल, ठीक है, तो उनको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो देखो, ये जो है रवि कीर्ति जो कि एक जैन थे, इनको किसका प्राप्त था? 610 से, कौन सा, 610 से 600, 610 से 600 कब तक, 642 से, अभी बताया ना, 610 से 642, तो ये कौन था? पुलकेश द्वितीय था ना। तो ये कौन सा हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा। एक चीज और बता दूं, इनके जो थे ना, इनके शासन के दौरान जो दरबारी कबू के रूप में नियुक्त किया गया था इनको, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, मेगुती मंदिर पर ऐहोल अभिषेक अभिलेख लिखा हुआ था, उनकी रचना करी थी, है ना। और इसकी राजधानी को तो आप पता ही है, हर्षवर्धन को पराजित करने और राजधानी को ऐहोल से बादामी स्थानांतरित करने का वर्णन है उसमें, है ना, तो ध्यान रखिएगा, है ना। आगे अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न कहता है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं? तो किसके शासनकाल के दौरान की गई हैं? तो अजंता की गुफाओं की बात करूं तो ये लगभग 30 चट्टानों को काटकर जो है गुफाओं के रूप में जो है कौन सी बौद्ध स्मारकों का निर्माण किया था। ठीक है। तो ये 400 कौन सा 80 से है, या फिर 560 ईस्वी के मध्य। ठीक है, 480 से 560 ईस्वी के मध्य, 560 ईस्वी के मध्य जो है किया था। ठीक है। गुप्त काल के दौरान क्या था, अधिकांश गुफाओं का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहता है कि कौन सा शिलालेख जो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो साहब 3-4 बार बता चुका हूँ इसको, तो ये कौन सा हो जाएगा? मैरोली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय पूछ रहा है। तो प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय की बात करूँ तो ये कौन सा हो जाएगा? तक्षशिला। अब देखो, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो बता देता हूँ। कुछ स्त्रोतों के अनुसार तो तक्षशिला जो है विश्व का जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। और कुछ जो है ना, उनके अनुसार क्या है, 10वीं शताब्दी से
पहले इसका निर्माण किया गया था, जबकि इसका पतन जो है ना 5वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, तो जो है हम रिलेवेंट जो है सोर्स मानते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन जो है विश्वविद्यालय है उसको मानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात कर लेता हूँ। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि नाप का उल्लेख किसने किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं इसमें, 3-4 चीज़ें। एक तो देखो, ये कब से कब तक हुआ था ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कौन से शासक जो था, पांड्यन था ना, पांड्यन। तो ये जो है पांड्यन, तो कब से कब तक था, कौन सी ईस्वी से कौन सी ईस्वी तक? 1000 था ना। चलो एक क्लू दे दिया मैंने, 1000 ईस्वी में। ठीक है, वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और उसमें क्या था, इसमें जो है थलवईपुरम, ठीक है, नामक जो क्या थे, तांबी की प्लेट लाई गई थी। ठीक है, और भूमि प्रणाली और क्या था, लहर थी ना, बृहद लहर इत्यादि के रूप में इसका वर्णन किया गया था। ठीक है, और जैसे उदाहरण के लिए क्या था, जैसे मान के चलो कि राजा द्वारा क्या है, ब्राह्मण को भूमि प्रदान करने के लिए क्या किया जाता था, उसका वर्णन जो है छठी योग्यता के रूप में करा था इसमें, है ना। और कशुकृति की प्लेटें, और क्या नाम है आपका, दूसरी कह सकते हैं आप उत्तर मेरुक। ठीक है, अभिलेखों का जो संबंध है ना क्रमशः, तो किस किस से है, पल्लव से है पहला, फिर चोल राजवंशों से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कि गुप्त शासनकाल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखो, 240 ईस्वी की जो है, ठीक है, ईसा आपकी बात कर लेते हैं हम इसमें 240 की। ठीक है, तो 240 की बात करें तो इसके क्या था, आसपास जो है गुप्त क्या द्वारा अपनी स्थापना के साथ साथ शुरू हुआ था। ठीक है, और उसमें क्या था, महाराज के रूप में उसको शिलालेखों को वर्णित किया गया है। और श्रीगुप्त के शासनकाल का सर्वाधिक संभवित समय जो है कौन सा था, 240 से था ना 280 तक। ठीक है, और चीनी यात्री जो कौन सा आया था इसमें, इत्सिंग आया था ना, इत्सिंग प्रथम ने श्रीगुप्त के बारे में अपने लेखों में वर्णन किया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, श्रीगुप्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं मित्रों। तो ये क्या कहता है, भारत का नेपोलियन, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, आपको 2 बार बता चुका हूँ, समुद्रगुप्त को। ठीक है, बता। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है कि इलाहाबाद स्थित किसने बनवाया था, तो हरिसेन ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनाया था, हरिसेन। अब इनके बारे में जान लेते हैं। सुन, इनने क्या है कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साक्ष्यों में से एक है ना, इनके जो है जो इतने भी मिले हैं, तो समुद्रगुप्त के जो मंत्री थे और राज दरबारी जो थे, कवि थे, हरिसेन द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, और यह अभिलेख जो है क्या था, समुद्रगुप्त के शासनकाल और युद्ध में अपनी विजयों का जो है वर्णन करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से याद रखिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा इधर उधर फंसने की आवश्यकता नहीं है। तो कहाँ से कहाँ तक स्थानांतरित कर दी थी, तो थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, आर्यभट्ट की बात करूं तो आर्यभट्ट जो है कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार से थे? तो देखो, यहाँ पर 2 चीजें हैं, आर्यभट्ट और कालिदास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आर्यभट्ट और कालिदास क्या है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसके जो है, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था ना। ठीक है, और इनके दरबार की शोभा बढ़ाई थी इन्होंने, किन किन ने, आर्यभट्ट ने और कालिदास ने। इसने क्या किया था, कालिदास की बात करूं तो कालिदास जी ने क्या किया था, संस्कृत के एक जो है लेखक थे। ठीक है, सबसे पहले तो कालिदास जी, और चंद्रगुप्त के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, और आर्यभट्ट क्या थे, एक खगोलीय और गणितज्ञ। ठीक है, और इनकी आर्यभट्टिया और आर्य सिद्धांत ये जो है प्रमुख रचना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अंतिम प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अंतिम प्रश्न यही है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, तो उस क्वेश्चन के बारे में बताइएगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले जो है, पहला ऐसा व्यक्ति बताइए जिसने कि संपूर्ण भारत पर, पहला राजा जिसने कि संपूर्ण भारत पर सबसे अच्छा युद्ध किया था। ठीक है, तो सबसे जो महान हुआ है, महानतम राजाओं में से एक, वो बताइए। और रावी नदी के तट पर किस व्यक्ति ने जो है रावी नदी के तट पर किस व्यक्ति ने, ठीक है, राजा को हराया था? ठीक है, तो वो बताइएगा। इस तरीके से आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।